अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। केदारनाथ उपचुनाव के लिए फाइनली काउंटिंग का दिन आ गया है। कल सुबह से काउंटिंग शुरू होगी। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। मतगणना के दिन 14 टेबल लगाई गई है और केदारनाथ उपचुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी के आशा नौटियाल और साथ ही कांग्रेस के मनोज रावत के बीच में है। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। आगे कर दो। तो मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है और ऐसे में दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी जीत का दावा किया गया, लेकिन कल पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी कि वो कौन सा कैंडिडेट है, कौन सी पार्टी का जो जीत दर्ज करता है। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर भी उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। शनिवार सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई है। सभी तैयारियां हो चुकी हैं। और बैलेट काउंटिंग होती है, उसके लिए 10 टेबल अतिरिक्त वहाँ पे तैनात किया गया है। सभी कार्मिकों का रैंडमाइजेशन का कार्रवाई संपन्न किया जा चुका है और जो पोस्टल बैलेट्स प्राप्त होंगे उसके लिए भी अतिरिक्त जो ARO नामित करने होते हैं उसकी अनुमति भी निर्वाचन आयोग से प्राप्त हो गई है। मतदान केंद्र पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल का तैनाती सुनिश्चित किया गया है। वहाँ पर जो भी हमारे CRPF और जो CPMF होती है उसकी तैनाती सुनिश्चित की गई है और 3 घेरों में वहाँ की सुरक्षा को तय किया गया है। केदारनाथ उपचुनाव में अहम मुकाबला बीजेपी की आशा नौटियाल और कांग्रेस के मनोज रावत के बीच ही है। केदारनाथ में बीजेपी ने बड़ी जीत का दावा किया है। बीजेपी का कहना है कि 28,000 से ज्यादा महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की है। करीब 1700 प्रवासियों को वो केदारनाथ में वोटिंग के लिए लाने में कामयाब रहे। वैसे तो केदारनाथ सीट भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से जीतने वाली सीट बनने वाली है। जहां महिला मतदाताओं ने मत प्रतिशत बढ़ाया, हमारी प्रत्याशी मातृशक्ति के रूप में वहां कैंडिडेट रही हैं और जिस प्रकार से हमने प्रवासी मतदाताओं को भी एक उत्साह के साथ मतदान करने का आह्वान किया, तो मुझे आज कहते हुए 1700 से ज्यादा प्रवासी मतदाता जो हमारे कार्यकर्ता दूसरे राज्यों में तो वो भी मतदान करने आए हैं। केदारनाथ में कांग्रेस को उम्मीद है कि नतीजा उनके पक्ष में रहेगा। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल का कहना है कि जीत कांग्रेस की होगी और उनके मन में इसको लेकर कोई शंका नहीं है। तो पूरी उम्मीद है और जिस प्रकार से कांग्रेस के सभी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर काम किया और हमारे मुद्दे जनता के बीच मुखर होकर लोगों ने रखे, हमारे नेताओं ने रखे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां पर हम जीत दर्ज करेंगे। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 20 नवंबर को उपचुनाव में करीब 59% वोटिंग हुई थी। मतगणना स्थल पर 3 लेयर सिक्योरिटी है। अब देखना यह है कि जनता बीजेपी या कांग्रेस में से किसे जीत का आशीर्वाद देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक की और इस दौरान लापरवाही और काम की खराब क्वालिटी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम धामी ने पौड़ी की चुनखेत पंपिंग योजना में खराब काम होने पर तुरंत कार्रवाई की और जिम्मेदार इंजीनियर को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। साथ ही पंपिंग योजना में घटिया काम होने पर इसे दोबारा निर्माण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को पिथौरागढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की मीटिंग ली, जिसमें बेस हॉस्पिटल के संचालन के साथ ही मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। साथ ही सीएम ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा की है और कहा है कि सभी विकास योजनाओं को समय के साथ में धरातल पर उतारा जाए। सीएम ने जिले के विभिन्न इलाकों में बन रही पार्किंग की प्रगति के बारे में भी अधिकारियों से जानकारी हासिल की है। सीएम ने कहा है कि मीटिंग में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और जिले के 3 विधायक भी इस दौरान मौजूद रहे। यहाँ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, बेस हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज, यहाँ की पार्किंग अवस्थापनाएं, सड़क, PMGSY और अनेक जो इस दौरान नवनिर्माण पुनर्निर्माण के कार्य होने हैं, उन सभी पर चर्चा हुई है। इसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे क्योंकि इसमें चाहे वो राज्य सरकार और भारत सरकार जो भी विषय आए हैं उनके सभी अधिकारियों ने आज ये फाइनली बात हुई है कि जहाँ जहाँ पर भी ऑब्स्टिकल है, वो चाहे बजट से है, चाहे काम से है, चाहे फॉरेस्ट से है, निश्चित किया।
रुड़की में अवैध रूप से की जा रही प्लॉटिंग के खिलाफ एक काट रहे प्लाट पर बुलडोजर की कार्रवाई की। रुड़की में भूमाफिया लगातार सक्रिय है और अवैध प्लॉटिंग का काम चल रहा है। वहीं एचआरडीए की ओर से भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। एचआरडीए ने कहा है कि अवैध रूप से अभी तक हमारी जो लगातार कॉलोनियाँ जो है हमारी ध्वस्तीकरण कार्रवाई चल रही है, वैसे भी हम लोग हर हफ्ते हफ्ते में अभी आगे क्या कार्रवाई चल रही है? अभी लगातार कार्रवाई चल रही है कि सिर्फ माफियाओं पर ही नहीं, भूमाफियाओं पर ही नहीं, अवैध अनाधिकृत वालों पर नहीं, जो है डेविएशन करते हैं, भवनों में जो मानचित्र पास करा के फॉर्मेलिटी करते हैं, उन पर भी हम आने वाले समय में कार्रवाई करेंगे। उत्तरकाशी में वहीं कोर्ट ने डीएम और एसएसपी उत्तरकाशी को भी कहा है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए क्या इंतजाम है। अल्पसंख्यक सेवा समिति द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और 1 दिसंबर को होने वाली महापंचायत को रोकने की मांग की गई है। याचिका में मस्जिद गिरने की धमकी और हेट स्पीच के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की गई। तो हमने कोर्ट के सामने ये रखा था कि भाई ये लीगल बनी हुई मस्जिद है। 1969 में प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीदी गई थी जिसके ऊपर ये मस्जिद बनाई गई है और 1986 में वक्फ कमिश्नर का इसमें निरीक्षण भी हुआ जिसमें ये पाया गया कि ये सुन्नी समुदाय की एक मॉस्क एग्जिस्टिंग है और तब से ये मॉस्क चली आ रही है। तो ये उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर धार्मिक स्थलों की आड़ में किए गए कब्जों पर एक बार फिर से बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों की माने तो सरकार ने इसका पूरा डेटा भी जुटा लिया है और अब बारी एक्शन के आने वाली है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में लैंड जिहाद को लेकर सख्त धामी सरकार पिछले कुछ महीनों में 5000 एकड़ जमीन को अतिक्रमण करा चुका तो 46 से ज्यादा अवैध रूप से बनाई गई मजारों को ढहा दिया गया। लेकिन अभी भी 3 हैं। इनमें 53 अतिक्रमण अकेले देहरादून जिले में है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों में भी बफर जोन में मौजूद 2 मस्जिदें भी शामिल हैं। भी बहुत सी मजारें अभी भी हैं जो अवैध लगा दी गई है या किसी के घर में बना दी गई है। ये सब अवैध मजारे हैं, इसके अंदर है कुछ नहीं। कोई भी इसके अंदर कोई सोचे पीर फकीर है, ऐसा कुछ नहीं। ये सिर्फ हत्याएं। पिछले कुछ समय से अतिक्रमण हटाने का अभियान ठप पड़ा था। इसके पीछे राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां, सीजन और केदार उपचुनाव का होने के बाद सरकार एक बार फिर से युद्ध स्तर पर धार्मिक प्रतीकों के नाम पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर सकती है। ऐसी कई उनकी मस्जिदें हैं जो वन भूमि में चिन्हित हैं, उपचुनाव से निपट गए हैं। तो अब ये अभियान को बड़े गति के साथ चलाना चाहिए ताकि जो है उत्तराखंड में मैदान से लेकर पहाड़ तक धार्मिक प्रतीकों के नाम पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है। इस दौरान उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जैसे सीमांत जिलों में इन अतिक्रमणों को हटाने के लेकर हिंदूवादी संगठनों ने जमकर बवाल भी काटा और सूत्रों की माने तो सरकार से सभी जांच कर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू कर सकती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए प्रभात की रिपोर्ट। और रावत अल्मोड़ा है राज्य में चुनाव में है कि बीजेपी पर विश्वास ही नहीं है। हरीश रावत ने दावा किया है कि कांग्रेस केदारनाथ चुनाव जीत रही है। इसके बाद में बीजेपी निकाय और पंचायत चुनावों को टालती रहेगी। ये तो लोकतंत्र में इनका विश्वास ही नहीं है, तो कहाँ से ये ग्रामीण लोकतंत्र में या डाल रहे हैं। उनको ये लगता है कि कहीं हार न जाए। फिर दूसरी बात यह है प्रशासक वाला सिस्टम उनको शूट कर रहा है, जो शासक हैं अभी तक के उनको शूट कर रहा है। सड़कें और साथ ही पार्किंग स्थल बनती जा रही है जिसको लेकर लगातार लोग भी परेशान हैं। हो रहे हैं सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पर जमकर पैसा खर्च किया जा रहा है तो जो कर निकल जाते हैं और परेशानी दूसरे लोग उठा रहे हैं जिससे भी लग रहा है। लेकिन अब वहाँ पे जाम लग रहा है और यहाँ पे हम लोग तल्लीताल में है, जो ये तल्लीताल में ये जो सब अभी डांट में यदि चौड़ा तो था ही था, ये सब चीजें हैं। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मोहनको से गोलघर तक सड़क का चौड़ीकरण काम हुआ पर बाइक अवैध रूप से वहीं मस्जिद को पाट कर सड़क कोड़ा किया तो वहां भी गाड़ियां खड़ी होने लगी। हद तो तब हो गई जब कोर्ट के निर्देश कर रहे हैं। अब चौतरफा घिरे प्रशासन का कहना है कि जल्द कार्रवाई की जाएगी। भी अलग से एक स्पेस चिन्हित करा गया है, उस पर भी आज टैक्सी यूनियन के साथ भी वार्ता हुई इसमें, और साथ में जो नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने की बात है उस पर पुलिस को भी कहा गया है, परिवहन विभाग को भी कहा गया कि इन्फोर्समेंट ड्राइव जो है वो चलाएं। तो झेलना पड़ा है
सड़कों को चौड़ा किया गया तो लोगों ने अवैध पार्किंग स्थल बना और जाल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। पौड़ी के यमकेश्वर, दुगड्डा और साथ ही आमसोड़ गांव में जंगली हाथी के उत्पात से ग्रामीण परेशान हैं। सुबह और रात के समय में गांव में हाथी की धमक से खेती बर्बाद हो रही है और गांव के अस्पताल के इलाकों में हाथियों की दहशत बनी हुई है। एलिफेंट कॉरिडोर से लगे आमसोड़ गांव में किसानों का खेती करना मुश्किल हो चुका है। ग्रामीणों ने गश्त के साथ में सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की है। बहुत ज्यादा तो मतलब जी मां जानो या और गांव के बीच आनो इन मतलब खेतों में तो है पण वो तो गांव के जो मकान छे ना वही आंगन बिटन जान बंदर और रात में सुअर, सोलो सुअर और हाथी। और आज रात पूरा इधर ही एरिया से पूरा हाथी ऊपर सड़क और ऊपर हमारे घर तक चले गया। जोशीमठ शहर में इन दिनों भालू का आतंक जारी है। शहर में कई जगहों पर भालू दिख रहे हैं और दो भालू भी एक साथ नजर आ रहे हैं। यहां पर एक भालू ने खाने के लिए कनस्तर में मुंह डाला, जिससे कनस्तर भालू के मुंह में फंस गया और भालू काफी देर तक परेशान रहा। वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने भालू का रेस्क्यू किया। और चलिए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। यूपी के गाजीपुर से लापता हुई 15 साल की लड़की हरिद्वार में मिली है। पुलिस ने लड़की को उसके परिजनों को सौंप दिया। भारत चीन युद्ध में शहीद पायनीर रायचंद असवाल की मूर्ति का अनावरण किया गया। साथ ही रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नैनीताल एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों की बैठक कर जिले में अपराध कम करने के आदेश दिए हैं। चौकी थानों को 24 घंटे एक्टिव मोड पर रहने को कहा। बागेश्वर के मुख्य बाजार क्षेत्र में शुक्रवार को भारी जाम देखने को मिला, जिससे स्थानीय लोग काफी देर तक जाम में फंसे रहे। गैरसैंण में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क समेत 14 सूत्री मांगों को लेकर व्यापार संघ ने आमरण अनशन शुरू किया और आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। हरिद्वार के डीएम कमेंद्र सिंह ने दुधवा दयाल गांव पहुंचकर कैंप लगाया। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। बागेश्वर में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 13 जिलों के टीएल-एड प्रशिक्षु ने रंगारंग प्रस्तुति दी। एशियन वुमेन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने के बाद में हॉकी प्लेयर मनीषा चौहान हरिद्वार के श्यामपुर स्थित अपने घर पहुंचे, जहां मनीषा का जोरदार स्वागत किया। उसके बाद में यात्रा मुक्तेश्वर के लिए रवाना हुई। हरिद्वार गुरुकुल कांग में